नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे वरिष्ठ लेखिका दीपक शर्मा जी की कहानी सुस्त पांव। तो आइए सुनते हैं कहानी। साइकिल चला रही प्रमिला और उसकी भांजी हमें 5 बजे दिखाई दी। दुकान छोड़कर बाबूजी और मैं अपनी ड्योढ़ी पर आन खड़े हुए, उन्हें मकान का रास्ता दिखाने, जो ड्योढ़ी के छोर पर खड़ी सीढ़ियों पर स्थित था। इतनी देर लगा दी। बाबूजी अपना रोष अपनी जुबान पर ले आए। जलबाला को उसकी टहलिन के हाथ सौंपने की उन्हें जल्दी थी। देर कहाँ हुई? नर्स की नीरस पोशाक की बजाय प्रमिला अब चटकदार गुलाबी बुंदकी लिए हरी सलवार कमीज पहने थी। उम्र भी उस समय उसकी कम लग रही थी, यही कोई 23-24 साल। वह सुंदर थी, मांसल भी। कल्पना विहारी मेरी अभिरुचि का स्वप्न चित्र, प्रेम वंचित मेरे मनोराज्य का प्रीति भोज। 5 बज रहे हैं। उसे अपने समीप बुलाने की खातिर हाथ उठाकर मैंने उसे अपनी घड़ी दिखानी चाहिए। मैं भी घड़ी पहने हूं। प्रमिला अपनी जगह से टस से मस न हुई। 2 बजे अस्पताल से छुट्टी पाकर पहले अपने घर गई थी, बहन के घर बाद में। भांजी मेरी यह सगी नहीं, बहन मेरी इसकी सौतेली माँ है, और उसकी बात इसके मन में बैठती नहीं, अड़ गई। पिता से मिले बगैर अजनबी बेगानों के घर कतई नहीं जाएगी। बहनोई की प्रिंटिंग प्रेस पुरानी बस्ती में है, वहां गई, उसे राजी किया। फिर उसने इसे समझाने बुझाने में समय लिया। देर तो फिर होनी ही थी। स्कूल छोड़ने का दुख लग रहा है। उस भांजी के चेहरे की शिथिलता को मैंने उसकी अनिच्छा से ला जोड़ा। प्रमिला की तुलना में उसके लिबास की काट व करीज कम दुरुस्त थी। बाल भी उसके बेसिलसिले असमतल कटे थे, तिस पर इतने घुंघराले कि उनमें मांग या चोटी काटने की गुंजाइश ही खत्म हो चुकी थी। उसके ठीक विपरीत प्रमिला के बाल 1950 के दशक के उन दिनों की अधिकतर लड़कियों की तरह रिबन में बंधे थे। बाईं ओर एक कैंची मोड़ देकर 2 चोटियों में। दुख क्यों होगा? प्रमिला ने अपने दांत चमकाए। उसकी दंत पंक्ति भी बहुत मोहक थी, सम और श्वेत। यहाँ अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छा पहनने को मिलेगा, अच्छा सोने को मिलेगा। मरीज के पास चले? किशोरी लाल, बाबूजी ने हमारे नौकर को पुकारा। वह अभी अविवाहित था और रात में इधर ड्योढ़ी में ही सोता था। दिन में दुकान के छिटपुट काम निपटाने के साथ साथ घर का फुटकर सामान भी ले आया करता। आइए। किशोरी लाल तत्काल उपस्थित हो लिया। बहू जी से मैं आपको मिलाता हूँ। उसी सुबह हम जलबाला को उसकी दवा दरमन की पर्चियों और रिपोर्टों के साथ शहर के सबसे बड़े डॉक्टर गर्ग के पास लेकर गए थे। अपनी बहू को अच्छी देखभाल दीजिए, अच्छा भोजन खिलाइए और 1 साल तक पूरा आराम लेने दीजिए। इन्हें तपेदिक हो रहा है। जलबाला के मैनटॉक्स टेस्ट और फेफड़ों के एक्सरे देखकर डॉक्टर गर्ग ने बाबूजी से कहा था। फिर तो उसके संग उठने बैठने से हमें परहेज रखना चाहिए। बाबूजी के चेहरे पर चिंता की कई रेखाएं उभर आई थी। अपनी और मेरी तंदुरुस्ती के बारे में वह बहुत चौकस रहा करते। बिल्कुल, बल्कि कम से कम 3-4 महीने तो आप दोनों को इससे एकदम अलग रहना चाहिए, ताकि इसकी छींक व खांसी से वातावरण में फैले विषैले कीटाणु आपको अपनी चपेट में न ले लें। जब तक मैं इसे एंटी टीबी एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट दूंगा, इसके बुखार, इसके फेफड़ों व इसकी थूक पर निरंतर नजर रखूंगा। ऊपर हमारी 4थी मंजिल पर हमारे पास एक बरसाती है, तो बाबूजी ने कहा था। उसे हम आज ही खाली करवा लेंगे और बहू को ऊपर खिसका देंगे। मगर मुश्किल यह है कि बहू के साथ ऊपर रहेगा कौन? इसके पिता तो अपनी तैनाती के सिलसिले में सपरिवार उधर नाइजीरिया में हैं और वहीं रहेंगे भी अगले 3 साल तक। आप कहें तो मैं अपनी किसी नर्स से पूछ देखूं? क्यों नहीं? प्रमिला तभी हमारे पास लाई गई थी। मेरी एक भांजी है। डॉक्टर गर्ग के पूछने पर उसने उत्साह दिखाया था। 10वीं में पढ़ती है।
मरीज को दवा खिला देगी, उसका बुखार देख लेगी और मरीज के साथ आपके घर पर भी रह लेगी। दुरुस्त रहेगा। डॉक्टर गर्ग ने संतोष जतलाया था। और फिर हर चौथे छठे दवा में अदल बदल करने और बहू का हाल पूछने मैं भी तो आता रहूंगा। आप अपना पता लिखवाइए। प्रमिला ने अपने हाथ में कॉपी और पेंसिल पकड़ ली थी। साईं दास रोड पर मर्फी रेडियो की हमारी एजेंसी है, बाबूजी ने बताया था। देखी है, बिल्कुल देखी है। सन 1950 में हुई मेरे दादा की मृत्यु के बाद गांव की अपने हिस्से आई जमीन जायदाद बेचकर बाबूजी कस्बापुर में आन बसे थे, अपने भाइयों से दूर। वहीं आना है। नीचे हमारी दुकान है और ऊपर हमारी रिहाइश। प्रमिला जल्दी ही हमारी बरसाती से लौट आई। उसे देखकर हम पिता पुत्र फिर ड्योढ़ी में चले आए। लड़की को मैंने सब समझा दिया है, प्रमिला ने कहा, लेकिन घर के बाहर वह कभी रही नहीं, इसलिए अभी उसे थोड़ी मदद की जरूरत रहेगी। कैसी मदद? बाबूजी ने पूछा। जैसे कोई स्त्री रहती। हमारा किशोरी लाल सब देख लेगा। यहाँ घर में परिवार में कोई स्त्री नहीं? प्रमिला ने जिज्ञासा प्रकट की। मेरी माँ मेरे बचपन में ही चल बसी थी, मैंने कहा, जब मैं 4 साल का था। आपने दूसरी शादी नहीं की? प्रमिला ने बाबूजी की दिशा में अपनी आंखें घुमाईं, चौचलहाई हाव भाव के साथ। नहीं की, बाबूजी ने सपाट स्वर में उत्तर दिया। स्त्रियों में उनकी रुचि शून्य के बराबर थी। आपकी ससुराल में भी कोई स्त्री नहीं? प्रमिला ने अपना ध्यान मुझ पर केंद्रित कर लिया, जो घर को रोज देख संवार सके। नहीं, मैंने कहा। फिर मुझी को आना पड़ेगा सुबह शाम। प्रमिला ने जलबाला की टहल अभियान में अपनी सहचारिता निश्चित करनी चाहिए। बिल्कुल। उसके चेहरे पर मैंने अपनी आंखें गड़ा ली। आप क्यों नहीं आएंगी? शाम होते ही बाबूजी ऊपर मकान में चले गए और मैं भोजनालय से भोजन लाने, बाबूजी के प्रोत्साहन पर। अस्पताल से लौटते ही उन्होंने संकेत दिया था, अपनी रसोई अब हमें अलग रखनी होगी। बहू के हाथ का खाने का तो सवाल ही नहीं उठता। उसकी टहलिन के हाथ का भी नहीं खाएंगे। देसी घी के किसी भोजनालय से माहवार बांध लेंगे, सस्ता भी पड़ेगा और सेहत का नुकसान भी न होगा। बहू और उसकी टहलिन किशोरी लाल से अपना सामान अलग से मंगाएं खाएं। गोभी, आलू और मूंग की दाल में हींग का ताज़ा छौंक लगवाकर मैंने 10 चपातियों का ऑर्डर दिया और उनके अपने टिफिन में बंद होते ही साईं दास रोड पर लौट लिया। अभी मैं सड़क पर ही था कि ड्योढ़ी का एक वार्तालाप मेरे कानों से आ टकराया। स्त्री स्वर में रोदन रुद्ध रहा। उन 2 डायन बहनों की हर बात आपको क्यों माननी होती है और फिर मुझे मनवानी होती है? पुरुष स्वर में अनुराग व भर्त्सना एक साथ छलका रहा। इधर मैंने तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए भेजा है, तुम्हारे आराम के लिए। ड्योढ़ी में प्रमिला वाली लड़की एक अजनबी के साथ खड़ी थी। किशोरी लाल, मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वह घर पर नहीं है। घबराहट से लड़की की आवाज लड़खड़ाई। बाजार से सामान लेने गए हैं। ऊपर आपने खाना खाया? मैंने पूछा, उसकी कृतज्ञता मापने हेतु। आपकी पत्नी ने कुछ मंगवाया तो है? उसने लापरवाही और विरक्ति दिखलाई। आप कौन है? मैं अजनबी की ओर मुड़ा। मैं इसका पिता हूं। इसकी नई जगह देखने आया था। कुछ सामान भी इसे देना था। अजनबी ने अपने हाथ वाला झोला ऊपर उठाकर मुझे दिखाया। 38 और 40 के बीच की उम्र लिए उसका चेहरा रौबीला था। अपनी मूंछ को उसने ताव भी दे रखा था। उसकी कमीज का निचला भाग उसकी पैंट में ठुसा था, जिसे एक पेटी की दक्ष संभाल ने सुव्यवस्थित दिखावट दे रखी थी। क्यों नहीं, मैंने कहा। अपने स्वर में मैं अतिरिक्त नरमी ले आया था। उसकी अवहेलना करना कठिन था। आपसे कुछ तय करना था। वह मुस्कुराया। क्या? तू जा। उसने हाथ का झोला लड़की को पकड़ा दिया। जाकर आराम कर। सुस्त पांव वह सीढ़ियां चढ़ने लगी। शशि को कितनी तनख्वाह देंगे? वह शशि किसे कह रहा था, पूर्ण रूप से मुझे समझने में समय लगा। मुझे हैरानी हुई।
प्रमिला की कथित भांजी की चर्चा हम दिन भर लड़की ही के नाम से करते थे, किशोरी लाल समेत। आप कितनी चाहते हैं? 150 रुपया माहवार। क्या? मैं चौंक गया। सन 56 का रुपया ऊंचा भाव रखता था। हम एक पढ़ी लिखी फैमिली हैं, अपनी मेहनत का उचित मूल्य जानते हैं। मेरी पहली पत्नी शशि की माँ एक स्कूल टीचर थी। मेरी दूसरी पत्नी भी मिडिल पास है और घर में ट्यूशन पढ़ाती है। उसकी बहन प्रमिला से तो आप मिल ही चुके हैं, जो विक्टोरिया जुबली हॉस्पिटल से ट्रेनिंग पाए है। मैं अपने पिता से पूछकर आता हूँ। घर के रुपए पैसे का हिसाब और विखंडन बाबूजी के पास रहा करता। आप यहीं रुकिए। टिफिन मेज पर टिकाकर मैंने बाबूजी को नीचे का पूरा हाल कह सुनाया। डॉक्टर गर्ग से बात करता हूँ। बाबूजी बैठक में चले गए। हमारी दुकान के टेलीफोन का विस्तारण इधर हमारी बैठक से जुड़ा था। बाबूजी जल्दी ही बैठक से लौट आए। डॉक्टर गर्ग का कहना है 150 रुपया हमें देना ही पड़ेगा। छूत वाले रोग की टहल का जिम्मा कोई कम रुपयों में क्यों लेगा? सेहत अपनी जोखिम में क्यों डालेगा? बाबूजी आपकी बात मान गए हैं। सीढ़ियों ही से मैंने अपनी स्वीकृत नीचे ड्योढ़ी में ढकेल दी। ठीक है। अधिकार पूर्ण स्वर में सहमति नीचे से ऊपर फेंक दी गई। मुनासिब है। मैं हाथ धोने चल दिया। मुझे भूख लगी थी। आगामी दिनों ने एक अजीब मोहनी मुझ पर आन ला दी। घर देखने संवारने के बहाने प्रमिला जैसे ही मेरे कमरे की दिशा में जाती, मैं उसके पीछे हो लेता। यह लोक निवासनी जलबाला के लिए दाम्पत्य का अर्थ लोकगत घरदारी से ज्यादा जुड़ा था, प्रेम से कम। उसके ठीक विपरीत अलौकिक प्रमिला केवल प्रेम को ही प्रमुख स्थान दिया करती, खुले दिल से प्राकृतिक नियम स्वीकारती और उन्हें निष्पादित करती। मैं प्रमिला से शादी करूंगा। हिम्मत बटोरकर एक दिन मैंने बाबूजी को जा घेरा। मूर्ख! बाबूजी ने मेरी पीठ पर एक हल्का सा धौल जमाया। तू नहीं जानता, जिस दिन से बहू की बीमारी का नाम जगजाहिर हुआ है, तेरे नाम पर बिरादरी के सारे आदमी अपनी पगड़ियां रंगवाने में लगे हैं और सभी औरतें अपनी साड़ियां कढ़वाने में। मैं प्रमिला की बात कर रहा हूं। तेरे लिए बड़ा घर चुनेंगे, बड़ा खानदान देखेंगे, अपने हाथ मजबूत करेंगे। बस तू कुछ दिन और सब्र से गुजार ले। बहू का इलाज 3-4 महीने तो चले, फिर घोड़ी सजाकर तुझे उस पर बिठलाना तो है ही। बहू इस बार पढ़ी लिखी बेशक कम हो। बाबूजी और अपने बीच की झिझक मैंने परे धकेल दी, लेकिन हिस्ट पुष्ट जरूर हो। जलबाला से मुझे ब्याहते समय उन्होंने उसके साथ आने वाली एम्बेसडर देखी थी। 4 किलो सोना देखा था। उसकी शक्ल सूरत नहीं। उसे बेशक बदसूरत तो नहीं कहा जा सकता था, मगर वह बहुत दुबली थी, एकदम सीकिया। लावण्य उसमें सिरे से गायब था। पढ़ाई उसकी जरूर हमारे परिवार की सभी बहू बेटियों से ऊंची थी। वह इंटर पास थी और रेडियो के बाद अगर उसे कोई चीज पसंद थी तो किस्सा कहानी। उसकी अच्छी सेहत के दिनों में उसे जब भी मैं बाजार लेकर गया था तो निरपवाद रूप से उसने 4-6 उपन्यास तो खरीदे ही खरीदे थे। खुश रहे। हंसकर बाबूजी ने मेरी पीठ थपथपाई। अगली सांस लेने से पहले मैं अपने जीने की ओर बढ़ चला। हमारे जीने में 6 पड़ाव थे। हमारी बरसाती का दरवाजा 6ठे पड़ाव पर पड़ता था। इधर 5वां पड़ाव ही मेरा समापक गंतव्य स्थान बन गया था। जब भी मुझे जलबाला का हाल लेना होता, यहीं से मैं उसे आवाज देता और वह 6ठे पड़ाव पर आन खड़ी होती। जलबाला! मैंने 5वें पड़ाव से पुकारा। बरसाती का दरवाजा बंद था। अपना दरवाजा वह कब से बंद रखने लगी थी? मुझे इधर आए कितने दिन हो गए थे? 4, 5 या फिर 6? जलबाला! मैंने फिर पुकारा। मेरी आवाज सुनकर उसने अपने रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा दिया और रेडियो पर विमल रॉय की फिल्म देवदास का गाना आन मिलो श्याम सांवरे मुझ तक चलाया। रेडियो का जलबाला को एक उन्माद की सीमा तक शौक था, बल्कि हमारी अपेक्षा के विपरीत
जलबाला ने रहने की अपनी अलग व्यवस्था का स्वागत भी अपने इसी उन्माद के अंतर्गत किया था। उधर बरसाती में मेरा रेडियो तो पहुंचा देंगे ना? असल में बाबूजी के सामने उसे रेडियो चलाने की पाबंदी थी। जिन पहियों वाली शेल्फ पर सजाकर मेरे ससुर ने उसे हमारी ही दुकान की खरीद का रेडियो दिया था, उसके पहिए हमारी बैठक में टिकाए गए थे। अपनी दुकान पर ग्राहकों को संतुष्ट करने हेतु बाबूजी जो एएम एप्लीट्यूड मॉड्यूलेशन आवृत्ति के आरोह अवरोह को ट्यून करने के अंतर्गत दिन भर ध्वनि तरंगों की बमबारी अपने कानों पर लेते, तो घर के अंदर उससे छुट्टी पा लेना चाहते। बाबूजी के घर में कदम रखते ही जलबाला को रेडियो बंद रखने की मजबूरी रहा करती। जीने की आखिरी 10 सीढ़ियां पार कर मैं दरवाजे पर पहुंच लिया। मेरे दरवाजा खटखटाते ही तत्काल रेडियो बंद कर दिया गया और एक पदचाप दरवाजे की दिशा में बढ़ ली। पदचाप सुनते ही वे 10 सीढ़ियां मैंने लपक कर फलांगी और जीने के 5वें पड़ाव पर पहुंचकर रुक लिया। दरवाजे पर पहले जलबाला का नीला दुपट्टा लहराया, फिर काले फूलों वाला उसका सलवार कमीज। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के उस जमाने में जलबाला के ज्यादा कपड़े उनकी हीरोइनों की तरह 2 ही रंग लिए रहते, जिनमें एक हल्का होता और दूसरा गहरा। अभी भी उसके अधिकांश कपड़े उसके मायके वालों ही के थे। अपने दहेज में उसे गहना लत्ता बहुत मिला था। गहना बाबूजी ने अपनी तिजोरी में डाल दिया था, लेकिन कपड़ों पर जलबाला अभी भी पूरा कब्जा जमाए हुए थी। दरवाजा खुला तो मैंने जाना जलबाला के कपड़ों में शशि खड़ी थी, खांसती हुई। जलबाला कहाँ है? मैंने पूछा। वह आराम कर रही हैं। वह फिर खांसी, लेकिन इस बार उसने अपनी खांसी जलबाला वाले दुपट्टे से ढांप ली। उसने यह आदत जरूर जलबाला से ली थी। जब भी जलबाला खांसती अपना मुंह ओठ में ले जाती, रुमाल की, दुपट्टे की या साड़ी के पल्लू की, या फिर उनमें से यदि कुछ भी पास न रहता तो अपने हाथ ही की ओट ले लेती। बल्कि अपनी खांसी खत्म होने पर बाकायदा सॉरी भी बोलती। डॉक्टर गर्ग अक्सर हंसा करते। आपकी बहू अंग्रेजी शिष्टाचार की पूरी पूरी भक्तिन है। घने कष्ट में भी सॉरी और थैंक यू कहना नहीं भूलती। जलबाला को बोलो मिस्टर 55 आए हैं। प्रसन्न चित्त पलों में मैं अपने को मिस्टर 55 कहा करता और जलबाला को मिसेस 55। संयोगवश सन 1955 ही में हमारी शादी हुई थी और साथ देखी गई हमारी पहली फिल्म भी रही गुरुदत्त की मिस्टर एंड मिसेस 55। आपने मुझे बुलाया? जलबाला के लिए मुझे ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी, लेकिन जलबाला को देखकर मुझे गहरा धक्का लगा, दहशत की हद तक। अस्त व्यस्त बिखरे बाल लिए वह अभी भी रात वाले कपड़े पहने हुए थी, एकदम लापरवाह ढंग से। सिलवटदार उसके ड्रेसिंग गाउन का कॉलर उसकी ठुड्डी छू रहा था और नाइट सूट की बुशर्ट का कॉलर उसकी गर्दन पर अलग उठा खड़ा था। दोनों ही कॉलर थपकी मांग रहे थे, सुव्यवस्थित दिखाई देने के लिए। इस पर उसके ड्रेसिंग गाउन का रंग बैगनी था और नाइट सूट का पीला, जबकि एक बार जलबाला ने ही मुझे बताया था कि पीला रंग बैगनी रंग को तरेरता है, इन्हें एक साथ नहीं पहनना चाहिए। अपने दहेज में जलबाला न केवल 7 नाइट सूट ही लाई थी, बल्कि उनसे मेल खाते हुए 7 ड्रेसिंग गाउन भी। उन दिनों स्त्रियोचित नाइट सूट पुरुषों के नाइट सूट जैसे ही रहा करते। बुशर्ट और पाजामा, केवल उनके कपड़े और काट में अंतर रहा करता। तुम अभी तक नहाई नहीं? मैंने आत्मीय स्वर में पूछा। 11 बज रहा है और फिर ऊपर से इतनी गर्मी भी पड़ रही है। उस समय मई का महीना चल रहा था। नहीं, उसने अपना उत्तर संक्षिप्त रखा। तुम तो हमेशा साफ सुथरी रही हो, तरतीब पसंद रही हो। अभी मैं किशोरी लाल से कहता हूँ, तुम्हारी शशि से बोले सुबह होते ही तुम्हें तैयार कर दिया करे। वह खांसने लगी, बेलगाम और अंधाधुंध, अपना पूरा मुंह खोलकर। अजनबी अनजानी एक अलग ही खांसी।
जिसकी खौं खौं में उसके फेफड़ों और कंठ की खलबली की गड़गड़ाहट ही नहीं थी, एक फौं फौं भी थी, बदमिजाज किसी हथनी की चिंगार जैसी। एक भौं भौं भी थी, चिड़चिड़ी किसी कुतिया की भौंक की भांति। एक हुआ हुआ भी थी, उसी कुतिया की पूर्वजा कटखनी किसी मादा भेड़िया की गुर्राहट मानिंद। मानो आदिम किसी भाषा में वह मुझे लताड़ रही थी, मुझ पर आरोप लगा रही थी, विकट व हिंस्र। मगर क्यों? अगर हवा धूप और चांदनी उसे छोड़ रही थी तो क्या मेरे कारण? अगर आसमान और जमीन उसे अपने बीच से उखाड़ रहे थे तो क्या मेरे कारण? मेरे संग इतनी धृष्टता, शिष्टाचार की इतनी अवज्ञा, तपेदिक ने उसे इतनी जरूरत दे दी, इतनी बेलिहाजी। अक्षम्य, अक्षम्य, अक्षम्य। छी छी छी। मेरे पैर सीढ़ियां नापने लगे, लेकिन तीसरी मंजिल के दरवाजे को सामने पाते ही ठिठक लिए अनायास। दरवाजे पर ताला लगा था, जिसकी चाबी अब बाबूजी के पास नीचे रहा करती, जलबाला के सामान की सुरक्षा हेतु। गृह स्वामिनी के रूप में जलबाला ने यही दरवाजा सबसे पहले लांघा था। तीसरी इस मंजिल में 2 कमरे और एक रसोई थी। दोनों ही कमरों में 5-5 खिड़कियां थीं, जो साईंदास रोड पर खुलती थीं। सभी में पर्दे होने चाहिए। पहला अवसर मिलते ही जलबाला ने याचना की थी। हमारे दाम्पत्य जीवन का उसका वह पहला आग्रह था, और बाबूजी के विरोध के बावजूद मैंने उसे कार्यान्वित भी किया था। बेशक उत्तरवर्ती उसके कई आग्रह अमान्य रहे थे। ज्यादा अनदेखी उन आग्रहों की हुई थी जिनके अंतर्गत वह अपने रिश्तेदारों से संपर्क कायम रखना चाहती थी। बाबूजी उसे उनके पास जाने नहीं देते थे, और जब कभी उनमें से कुछ जन उसे मिलने आते भी तो वह नीचे अपनी दुकान ही से उन्हें रवाना कर देते। अब वे बहू के सगे तो हैं नहीं, सभी बाहरी बेगाने लोग हैं। उनके साथ बहू का लहराना फहराना मुझे कतई पसंद नहीं। शाम को जैसे ही प्रमिला मुझे अपनी साइकिल खड़ी करती हुई दिखाई दी, मैं दुकान के बाहर लपक लिया और मैंने अपनी बेचैनी उसे कह डाली। मैं समझ नहीं पा रहा जलबाला की सेहत किधर जा रही है। आप क्या सुनना चाहते हैं? प्रमिला ने चुहल की। उनकी सेहत गिर रही है या संभल रही है? सच बताओ। मैं गंभीर बना रहा। सच यह है, तपेदिक के जीवाणु बहुत घातक होते हैं। तेज दवाइयों के असर से कुछ समय तक उन्हें निष्प्रभावी तो किया जा सकता है, मगर उन्हें हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता। एक बार वे डेरा डाल लेते हैं तो फिर खिसकते नहीं। मरीज की सेहत डोली नहीं कि वे फिर सक्रिय हो जाते हैं, फिर से धावा बोलने के लिए। मालूम है, शशि भी खांसने लगी है। आपके मन में बाबूजी की कद्र बढ़ जानी चाहिए। उन्हीं की सूझबूझ के कारण आपकी पत्नी की खांसी शशि बांट रही है, आप नहीं। बाबूजी की खबरदारी वाकई जोरदार है। मैं सहज हो लिया। जलबाला की खांसी पर उन्हीं का ध्यान पहले गया था, और ध्यान जाते ही वही उसके सभी जरूरी टेस्ट करवाए थे और फिर डॉक्टर गर्ग के पास ले गए थे। मेरी किस्मत अच्छी थी जो डॉक्टर गर्ग के पास गए, किसी अन्य डॉक्टर के पास नहीं। एक हल्कापन मेरे दिल में उतरने लगा और मैंने पुनः अपने को अपनी मोहिनी को सौंप दिया। मोहिनी मेरी टूटी जिस दिन शशि के अचेत हो जाने की सूचना के साथ किशोरी लाल नीचे दुकान पर आया। बाबूजी के फोन पर डॉक्टर गर्ग घर पर चले आए। जरूर यह लड़की पहले भी तपेदिक की मरीज रह चुकी है। डॉक्टर गर्ग ने शशि को जांचने के बाद घोषणा की, और पीछे छूटा इसका तपेदिक यहाँ रहने से लौट आया है। इसे फौरन अस्पताल ले जाना होगा। इसका फौरन इलाज न हुआ तो यह मर सकती है। हवादारी के अभाव के कारण, व्यापक विषाक्तता और शिथिलता के कारण। इस पर आपका ध्यान कैसे नहीं गया? बाबूजी ने डॉक्टर गर्ग से स्पष्टीकरण मांगना चाहा। इसे यहाँ रहते 2 महीने होने को आए, और इस बीच आप इससे तो मिले ही मिले होंगे। आपकी बहू के साथ उस समय प्रमिला रहा करती, वह नहीं। 1-2 बार मैंने पूछा भी,
उसकी भांजी दिखाई नहीं दे रही तो प्रमिला ही जवाब दे दिया करती, वह नहा रही है। आप अपनी बात करते हो। किशोरी लाल ने सिर धुना। हमारी जड़मती देखिए, रोज उससे आमना सामना होता था, लेकिन उधर मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया। उसकी सुस्त चाल पर, उसके पीले चेहरे पर, मुंह पर बंधी उसकी पट्टी से बाहर उछल रही उसकी खांसी पर, बल्कि कई बार हमें देखकर वह पीछे हट लेती तो हम जानते वह शील संकोच में ऐसे करती है। कमाल है, हम कैसे बूझ नहीं पाए वह हम सबको ठग रही है। प्रमिला ने हमसे जैसी बेईमानी की है, अपने दिल की भड़ास मैं भी अपनी जुबान पर ले आया। उसकी मिसाल कस्बापुर में क्या, पूरी दुनिया में ढूंढने पर ना मिलेगी। शशि की मृत्यु विक्टोरिया जुबली अस्पताल में हुई, उसके दाखिल होने के दूसरे दिन। जलबाला को भी हमने फिर घर पर न रखा, डॉक्टर गर्ग के नर्सिंग होम में उसी रोज ला खिसकाया था। उसका बुखार बढ़ लिया था, थूक में पीप की जगह लहू टपकने लगा था और खांसी उसकी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक ही सूरत बची है। डॉक्टर गर्ग हताश नजर आए। फेफड़े के घाव को ऑपरेशन द्वारा बाहर निकालना होगा। द लिशन ऑफ द लंग्स हैज टू बी रिमूव्ड सर्जिकली। लेकिन दिन और समय तय करने से पहले ही जलबाला की मृत्यु उसे झपट कर ले गई। नाइजीरिया फोन करेंगे? मैंने बाबूजी से पूछा। मरने से पहले जलबाला ने अपने हाथ की लिखी मुझे एक पर्ची भिजवाई थी। मेरे मरने की सूचना मेरे घर वालों को फोन पर देना, तार से नहीं। नाइजीरिया में तार भी महीनों बाद पहुंचते हैं। इंटरनेशनल कॉल? बाबूजी झल्लाए। सन 1956 में आईएसडी तक अकल्पनीय थी। आज के मोबाइल की तो बात ही क्या करनी। यहीं अपनी दुकान से किशोरी लाल उसके किसी चाचा मामा को लोकल कॉल कर देगा। अब वह रिश्तेदार किस किस को कब कब क्या क्या बताए वही जाने। वे जन भी बहू के संस्कार के समय आवे या 13वीं में, हमारी बला से। अंततः उसी सन 56 के नवंबर में मैंने अपनी दूसरी पत्नी पाई, लावण्यमयी, मांसल और सुंदर हर्षा कुमारी। आयु में जलबाला से कम और रूप आकृति में प्रमिला से अधिक लुभावनी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।